हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटीआईएनआर के बारे में। क्या होता है पीटीआईएनआर, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं, ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको एक रेगुलर बेसिस पे पीटीआईएनआर टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट जिनके शरीर में डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो, हार्ट की वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो या फिर उनके शरीर में किसी भी वजह से खून का थक्का बनने की संभावना हो या अन्य किसी बीमारियों या फिर सर्जरी में पीटीआईएनआर टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर बेसिस पे पीटीआईएनआर टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। पीटीआईएनआर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। पीटी और आईएनआर एक ही पैरामीटर को दो तरह से बताने का एक तरीका है। इसमें पीटी की वैल्यू जो सेकेंड्स में आती है, सेकेंड में होती है। जितना पीटी का वैल्यू प्रोथ्रोम्बिन टाइम जितना बढ़ता जाएगा, मतलब उतना ही शरीर का जो खून है वो पतला है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मतलब बॉडी में जो खून है आपका पतला होता जा रहा है। वैसे ही आईएनआर का लेवल अगर बढ़ता जा रहा है तो बॉडी में जो खून है आपका पतला होता जा रहा है। नॉर्मली हेल्थी पर्सन का आईएनआर 1 के करीब होता है। अगर आईएनआर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरह से है, तो आपका खून धीरे धीरे पतला हो रहा है, पतला हो की तरफ जा रहा है। आईएनआर जैसे जैसे बढ़ता है मतलब खून पतला होता जा रहा है। और आईएनआर अगर 1 से नीचे की तरफ आ रहा है मतलब खून गाढ़ा हो रहा है। यह है पीटीआईएनआर समझने का तरीका। जब भी आपकी सर्जरी होती है या कोई प्रोसीजर होता है या फिर आपके शरीर में खून का थक्का जमने की टेंडेंसी है, मतलब थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी है, तो ऐसे में आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका एक टारगेट रेंज क्या होगा, आईएनआर का टारगेट रेंज क्या होगा। इतने रेंज के अंदर भी आपका आईएनआर मेंटेन होना चाहिए। आपके डॉक्टर, आपके सर्जन, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ये आपको बताएंगे कि आपका ये रेंज होना चाहिए, इस रेंज के अंदर में ही आपका आईएनआर मेंटेन रहना चाहिए। अगर उस रेंज से ज़्यादा अगर हो गया आईएनआर, जितना टारगेट रेंज आपको बताया गया है, अगर उस रेंज से ज़्यादा हो गया आईएनआर मतलब आपका खून ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो चुका है। ऐसे में आपको ब्लीडिंग होने की रिस्क होती है। ऐसे टाइम पे अगर आपके शरीर में कहीं कट लग गया, ब्रश करने के टाइम पे मसूड़ों से खून आ सकता है। नाक को अगर तेज़ी से साफ़ कर रहे हैं या फिर फोर्सफुली साफ़ कर रहे हैं तो नाक से ब्लड आ सकता है। कान को साफ़ कर रहे हैं तो कान से ब्लड आ सकता है। मल त्याग करते समय मल से खून आ सकता है। और हमारे शरीर के आंतरिक भाग में इंटरनली हमारे बॉडी से आंतों से ब्लड आ सकता है। ब्लीडिंग आंतों से हो सकती है, जिसको इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। इंटरनली ब्लीड हो सकता है, जिसके थ्रू अगर हम स्टूल पास करते हैं तो स्टूल ब्लैक आता है या फिर स्टूल के साथ ब्लड आता है। इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं अगर आपका टारगेट रेंज से ज़्यादा आईएनआर है तो। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन छोटी मोटी हो सकती हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं, जो कि घातक है और जानलेवा तक हो सकती हैं। इसलिए आपको जो टारगेट रेंज बताया जाता है उस टारगेट रेंज में ही रहकर आपको आईएनआर मेंटेन करना होता है। ऐसे ही अगर आपका आईएनआर टारगेट रेंज से कम हो गया है, कम हो जाता है, तो ऐसे में खून का थक्का जमने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी ऐसा प्रोसीजर हुआ है या फिर कोई सर्जरी हुई है या फिर आपके शरीर में थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी है, खून का थक्का बनने की टेंडेंसी है। ऐसे कंडीशन में अगर टारगेट रेंज से आईएनआर लेवल कम हो गया तो मरीज में खून का थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे टाइम पे अगर खून का थक्का जम गया तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है या फिर लकवा लगने की संभावना होती है। ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपका टारगेट आईएनआर के बीच में आपका आईएनआर होना चाहिए। इन केस अगर आपका आईएनआर कम हो गया है, टारगेट रेंज से कम हो गया है, तो जैसे ही आपको पता चला कि आपका आईएनआर कम हो गया, आपने टेस्ट कराया हुआ है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने सर्जन से, अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने दवा में संशोधन करवाइए। जो खून पतला करने की दवा चल रही है उसमें संशोधन कराने की आवश्यकता
है। ऐसे पेशेंट जिनके शरीर में खून का थक्का जमने की संभावना है, खून का थक्का जमने की खतरा है और थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी है, डीवीटी है या फिर वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, ऐसे पेशेंट को बार बार रेगुलर बेसिस पे बार बार पीटीआईएनआर का टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। शुरू के टाइम पे अगर किसी पर्सन का वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है और डीवीटी है तो ऐसे पेशेंट में शुरू के टाइम पे हफ्ते 15 दिन महीने के अंतराल में पीटीआईएनआर की जांच कराने की आवश्यकता होती है। जैसे ही आपका शरीर पीटीआईएनआर की वैल्यू और आपके खून पतला करने की दवा का डोज सेट हो जाता है, आपका आईएनआर एक लेवल पे सेट हो जाता है, उसके बाद आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप 2 महीने या 3 महीने में पीटीआईएनआर की जांच कराइए और अपने खून पतला करने की दवा में संशोधन कराइए। ओके। खून के ज़्यादा पतला या फिर गाढ़ा होने की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे पीटीआईएनआर की जांच कराने की आवश्यकता है। ऐसे में आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते कि आप काफ़ी टाइम तक या 6 महीने साल भर से आपने पीटीआईएनआर की जांच नहीं कराई है और आप लापरवाह हैं। ऐसे में आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते अपने शरीर को लेके, अपने इस हेल्थ कंडीशन को लेके आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है कि आपको पता ही नहीं कि आपका आईएनआर लेवल क्या है और आप डोज क्या खा रहे हैं। आप साल भर से जो डोज खा रहे हैं उसी डोज को खा रहे हैं, उसी दवा के डोज को ले रहे हैं, आपने चेंज बिल्कुल नहीं कराया, संशोधन दवा के डोज पे नहीं कराया। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पीटीआईएनआर की जांच नहीं कराई है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी जो हुई है वो किस कंडीशन में है, आपके बॉडी में आईएनआर लेवल कितना है और आपका खून कितना पतला कितना गाढ़ा, क्या आईएनआर का रेंज है। खून पतला होने या फिर खून गाढ़ा होने के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन और खून गाढ़ा होने के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे पीटीआईएनआर की जांच कराने की आवश्यकता है और इसको आपको कराना ही कराना होता है। नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आपको 2 महीने में बताया गया है तो 2 महीने में जांच कराएंगे, 3 महीने में बताया गया तो 3 महीने में जांच कराएंगे, जैसा आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जिस भी लैब से आप पीटीआईएनआर की जांच करा रहे हैं उस लैब का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। वो लैब कितना हद तक सही है इसकी जांच आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके घर के आसपास या फिर आपको जिस भी लैब से अपना पीटीआईएनआर का टेस्ट कराना अच्छा लगता है या फिर आप जिस भी लैब से टेस्ट कराना चाहते हैं उस लैब की जांच एक अच्छे इंस्टीट्यूट के लैब से ज़रूर करें। अपना पीटीआईएनआर का जांच उस लैब से कराएं और साथ में एक रिलायबल इंस्टीट्यूट या फिर रिलायबल हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट से, वहाँ के लैब से जांच कराएं और दोनों का कंपैरिजन करें कि दोनों का जो लेवल है, आईएनआर का लेवल है, वो बराबर आ रहा है या फिर उसमें उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपका जो लैब है वो रिलायबल नहीं है, वो काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है पीटीआईएनआर के रेंज पे ही है। कितना आपका पीटीआईएनआर का रेंज आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है, उसके हिसाब से ही आपका खून पतला करने की दवा का संशोधन होता है, उसके डोज को कम ज़्यादा किया जाता है। अगर रिपोर्ट आपकी सही नहीं रही, अगर रिपोर्ट काफ़ी गलत रही तो आपका जो डोजेस है वो कम ज़्यादा हो सकता है और आपके शरीर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए आपके लैब का रिलायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो लैब है, जिस लैब से आप टेस्ट करा रहे हैं, वो रिलायबल होना सही ज़रूरी है। वो कितना सही रिपोर्ट दे रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो लैब है वो सही रिपोर्ट आपको बना के दे। पेशेंट को पता हो कि वो कितने मिलीग्राम की खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, साथ ही उनके घर वालों को, फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी क्लियर पता होना चाहिए कि पेशेंट कितना मिलीग्राम का दवा खा रहा है या फिर कितना मिलीग्राम का दवा वो लेता है। पेशेंट के घर वालों को पता होना चाहिए खून पतला करने की दवा एक नियत टाइम पे लेनी होती है। पेशेंट उसको ये पता होता है कि हमको इस टाइम पे दवा लेना है, मे बी वो किसी वजह से बिजी है, कहीं और है, तो आपके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो याद दिलाए कि आप दवा खाएं हैं कि नहीं, या फिर आपके घर वालों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप डेली दवा खा रहे हो कि नहीं
खा रहे हो, एक भी आप मिस ना करें। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर वालों की होती है। अपने पेशेंट का ध्यान रखें कि वो टाइम पे दवा ले, और आपको ये भी क्लियर पता होना चाहिए कि वो कितना mg की दवा खा रहे हैं, क्योंकि इसमें लापरवाही बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके लिए खतरा का संकेत है। जिस भी पेशेंट में बार बार PTINR के टेस्ट कराने का रिकमेंडेशन दिया गया है और उनको DBT है, साथ में खून पतला करने की दवा भी खा रहे हैं, अगर उन पेशेंट में बार बार सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, फीमेल्स में माहवारी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो रही है और शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़े हुए हैं, ऐसे में ये संकेत है कि आपका जो आपके शरीर में जो INR का रेंज है या तो बहुत ज़्यादा हो चुका है या तो बहुत कम हो गया है। ऐसे में आपको आवश्यकता है कि तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिर ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलिए और अपने दवाओं के संशोधन कराइए, कॉम्प्लिकेशन को जल्द से जल्द ट्रीट कराइए। जो भी पेशेंट खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, वो जब भी कोई दवा लें या फिर जब भी कोई ट्रीटमेंट लें, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट लें, अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताइए कि आप खून पतला करने की दवा खा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे खून पतला करने की दवा खा रहे हैं। ऐसे बहुत से दवाइयाँ हैं, ऐसे बहुत सी मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से खून पतला ज़्यादा हो जाता है, और ऐसी बहुत सी मेडिसिन भी हैं जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने डॉक्टर को बताते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे PTINR का टेस्ट कराते हैं और खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, तो आपके डॉक्टर आपको उन दवाइयों को नहीं देंगे जिनसे ये इम्पैक्ट होता है और खून पतला करने की दवाई आपस में इंटरेक्ट होती है। अगर आप कोई प्रोसीजर करा रहे हो, जैसे टूथ की क्लीनिंग करा रहे हो या फिर दांत निकलवाने की प्रोसीजर करा रहे हैं या फिर आई की सर्जरी करा रहे हैं, ऐसे टाइम पे अपने डॉक्टर को बताना ज़रूरी है या फिर जो सर्जन है उनको बताना ये बात ज़रूरी है कि आप खून पतला करने की दवा खा रहे हो। तो ऐसे में अगर आप ये चीज़ें नहीं बताते हैं कि आप भूल जाते हैं, तो ऐसे में जब आपकी सर्जरी होगी, जब आपके प्रोसीजर होंगे, उस टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग का खतरा ज़्यादा हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को बचने के लिए जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लें या फिर कोई भी प्रोसीजर कराएं, पहले डॉक्टर को बताएं कि आप ये दवा खा रहे हो और PTINR का जांच रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारी PTINR के बारे में अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभकारी होगी। ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।